हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। तो पहले बच्चों गेट जोन जो था वो कैबमैन एकेडमी के नाम से जाना जाता था, बट क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में आ गया है तो मैंने इसको कर दिया है गेट जोन बाय केकेएस मैम, सो दैट कि आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सको, कोई भी मीडियम या कोई मिडिल बॉडी जो है इसमें इंटरफेयर ना करे। तो बच्चों मैं आपको इस ईयर के लिए पढ़ाने वाली हूँ गेट फूड टेक्नोलॉजी, साथ में माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस भी कवर करूंगी और केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो भी मैं कवर करवाऊंगी आपको। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही आपको फूड टेक प्लस माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कवर करवा दूंगी। तो बच्चों कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि ये कोर्स किस टाइप का है, आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है और कौन से बच्चों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल होने वाला है और किस टाइप के बच्चे जो हैं वो गेट क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जिस गेट की मैं बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं गेट लाइफ साइंसेस की। गेट लाइफ साइंसेस का मतलब क्या है कि जिसमें क्या आती है, बायोलॉजी आती है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हो गए, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों ये आपके आते हैं लाइफ साइंसेस के अंदर अंदर। तो अब आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, मास्टर सब्जेक्ट्स आपको जो है अपने सेलेक्ट करने हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आपको गेट के लिए पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैंने अपना नाम आपको बता ही दिया है। मेरा नाम क्या है, डॉक्टर कृषा शर्मा। आप मुझे प्यार से कृषा भी बोल सकते हो, ठीक है। आप क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है तो बच्चों मैंने मेडिकल नहीं किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने की हुई है पीएचडी। बहुत क्लैरिफाई करना ये जरूरी होता है। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैम ने एमबीबीएस किया हुआ है तो मैम नीट की तैयारी क्यों नहीं करवा रहे हैं, या फिर मैम जो है एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों मैं पीएचडी की हुई हूँ। पीएचडी किसमें की हुई है, मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है और वो मैंने की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहाँ से की हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके डिटेल में बताती हूँ कि मेरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कहाँ से है। तो बच्चों मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश से है और उसके बाद मैंने दिल्ली में मूव किया था, जहां से मेरी ग्रेजुएशन रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने एंटर किया था तो उसके लिए क्या दिए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे। जस्ट रैंडमली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हुई थी, मुझे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो मुझे भी देने पड़े थे, राइट। तो मैंने फर्स्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद क्या आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने भी आपकी तरह गेट के लिए, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जेएनयू जो कंबाइंड बायोटेक टेस्ट होता है, उसके लिए दिए थे। जो यूनिवर्सिटीज के पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एडमिशंस के लिए, मैंने वो भी दिए थे। जैसे आपका बीएचयू का हो गया, एमकेयू का हो गया, राइट। फिर आपके जो अदर यूनिवर्सिटीज जो होते हैं उनके लिए भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे और अच्छी ग्रेड के साथ स्कोर भी किया था। तो सेम वे में मैंने चूज किया था, जैसे मेरे हो तो काफी सारे गए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट मैंने अपने जो मेन स्ट्रीम चूज की वो थी मेरी जेएनयू बायोटेक वाली, राइट। तो उसमें मैंने फिर मूव किया दिल्ली से डायरेक्ट तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बच्चों बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी। तो मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहां से हुई है। आई नो वहां पे थोड़ा सा टफ इन्वायरमेंट रहा था, मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं एक्सट्रीम जो पहाड़ी इलाका है वहां से मूव करी, एकदम एक्सट्रीम जो हॉट एरिया था इंडिया का वहां के लिए। बट स्टिल पढ़ाई करनी थी तो करनी थी, तो मैंने वहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन
कंप्लीट की अच्छे मार्क्स के साथ। देन फर्दर मैं वहां से मूव करी, जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हो गई तो उसके बाद मैं फिर से वापस दिल्ली आई एंड दिल्ली से मैंने फिर हमारी जो पीएचडी की जर्नी थी वो शुरू की। अब ये जो जर्नी है मेरी, ये भी रैंडमली शुरू नहीं हुई है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो उस टाइम के लिए मैंने प्रिपेयर किया था गेट लाइफ साइंसेस के लिए प्लस CSIR नेट के लिए, जो CSIR JRF नेट का एग्जाम होता है, इनके लिए किया था। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला तो मेरे से शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे। तो बच्चों रियलिटी ये है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं गया है। हो सकता है जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के होते थे पेपर्स, जो मैंने ग्रेजुएशन में दिए थे और जब आफ्टर 12th मैंने दिए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में दिए थे, उस टाइम पर जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए थे। बट जैसे जैसे लेवल ऊपर चलता गया तो जो कंपटीशन था वो भी तो टफ हो रहा था। तो उस चक्कर में ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर्स को क्लियर कर लिया था। तो गेट मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में निकला था। CSIR नेट ये तो बहुत ही टफ एग्जाम होता है, गेट से भी टफ एग्जाम होता है, क्योंकि गेट में तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन वाला टेस्ट होता है। CSIR नेट जो होता है उसमें सब कुछ एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, आपकी थ्योरी सब कुछ पूछा जाता है और ये बहुत लेंथी पेपर होता है। तो CSIR नेट का पेपर जो है वो भी मैंने क्वालिफाई किया था अपने 4th अटेम्प्ट में, इसमें 4th अटेम्प्ट में। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार मैम को क्या ही आता होगा, 4th अटेम्प्ट में इन्होंने कहाँ CSIR नेट जो है क्वालिफाई किया है। पर बच्चों आपकी तरह उस टाइम पर मैं भी बच्ची थी, मुझे भी नहीं पता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और ना ही कोई मेंटर था बताने के लिए कि बेटा देखो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं, इस टाइप से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं, इस टाइप से आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी है एग्जाम हॉल में वो फॉलो करनी है। मैं भी आपकी तरह पेपर देते हुए डर जाती थी। तो ये सारी जो सिचुएशंस आपके साथ होती हैं वो मेरे साथ भी हो चुकी हैं। और जब मैंने 4th टाइम अटेम्प्ट किया तो मुझे सब कुछ पता लग चुका था, किस टाइप का पेपर आता है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे पर्टिकुलर टाइम कितना देना है, उस पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए और बेटर स्कोर के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये स्ट्रेटेजी 4th अटेम्प्ट तक आते आते मैं सीख गई थी विदाउट एनी मेंटर। जो सबसे बड़ी आई थिंक एक लैक रहा है मेरी लाइफ में कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेंटर नहीं था बताने के लिए। तो 4th अटेम्प्ट में मैंने CSIR नेट जो था फाइनली क्लियर कर लिया था और इसमें मेरी रैंक आई थी 128, राइट। अब गेट और CSIR नेट जैसे मैंने दोनों ही क्लियर कर लिए थे तो मैंने चूज किया CSIR नेट को, क्योंकि मुझे PhD करनी थी, राइट, डॉक्टर बनना था। तो मैंने CSIR नेट को चूज किया एंड देन फर्दर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वहां पर जाके ज्वाइन कर लिया था अपने PhD गाइड को। तो वहां से मैंने जो हमारा डिपार्टमेंट है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहां से मैंने की है PhD। मेरे मेंटर बहुत ही अच्छे थे और 7 इयर्स कब गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। अब नेक्स्ट स्ट्रगल जो है वो शुरू होता है। स्टिल आई वाज इन द स्टूडेंट एरा, भले ही मैं PhD कर रही थी बट स्टिल मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेंटर जिंदगी में नहीं थे और जो मेंटर जो प्रोफेसर्स भी थे वो भी उतने हमारे क्लोज नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव रही हूँ, उतने खुल के अपने मेंटोर से कभी भी बात नहीं की है, और जो पर्सनल लेवल पर जो मेंटोर आपको समझता है वो भी मेरी जिंदगी में नहीं था। तो उस टाइम पर जब मेरी PhD कंप्लीट हुई उस टाइम पर मैंने फील किया कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं कि मेरा 4th अटेम्प्ट में कोई पेपर जा रहा है, 2nd अटेम्प्ट में कोई पेपर क्लियर हो रहा है, वो सब आप लोगों के साथ ना हो। मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं किसी के साथ शेयर कर सकूं, किसी को मोटिवेट कर सकूं, किसी को बेटर स्ट्रेटेजी बता सकूं कि आपको बेटा देखो इस एग्जाम के लिए इस टाइप से प्रिपेयर करना है। तो यही मेरा मोटिवेशन बना
और यही मैं चाहती थी कि हर बच्चे तक मेरी आवाज जो है पहुंचे। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है गेट जोन बाय केकेएस मैम। इसमें मेरा फोकस क्या रहता है, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा उनको ट्रिक्स भी बताए जाएं, टिप्स भी बताए जाएं, पेपर पैटर्न कैसे आता है वो भी बताया जाए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो बच्चों ये थी तो मेरी जर्नी, मैंने आपको बता दी। अब मुझे टीच करते करते 7+ ईयर्स हो गए हैं। बीच में यस मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि फैमिली इशू था, शादी हुई थी और बेबी प्लानिंग चल रही थी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैं अपनी फैमिली के डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं उन सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आपको यहाँ पढ़ाने आई हूँ, एंटरटेन करने नहीं आई हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा इस साल का बैच, पिनाका 27 बैच, और ये रहेगा गेट लाइफ साइंसेस के लिए। जैसे मैंने बोला लाइफ साइंसेस में आपको मिलेगा यहाँ पर फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आई एम ट्राइंग कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए, राइट। मैं फिल्टर कर रही हूँ, जो भी मेरे पास टीचर्स आ रहे हैं अच्छे टीचर होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आपका फ्यूचर जो है डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, मेंटर्स के ऊपर। तो जैसे ही मुझे बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स मिल जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री का जो है वो भी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो पिनाका 27 बैच में अब आपको यहाँ पे क्या क्वालिटीज मिलेंगी। सबसे पहले बच्चों आपके जो क्लासेस रहेंगी वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन रहेंगी। आपको रेंडमली नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको तोते की तरह रटवाया नहीं जाएगा, राइट। जो स्ट्रक्चर होगा कोर्स का वो एकदम से डिजाइंड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, रैंडम नहीं होगा। और हम यहाँ बात करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स के बारे में। हम रैंडमली बात नहीं करेंगे कि ये वाला टॉपिक पढ़ लो इससे क्या पता आ जाए, ये वाला टॉपिक पढ़ लो इससे क्या पता आ जाए। हम फोकस रखेंगे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं और रिजल्ट लेकर आते हैं, राइट। तो चलिए अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर रोड मैप टू गेट 27 सक्सेस, तो ये पिनाका अगर आप अच्छे से इस बैच को फॉलो करते हो, जो क्लासेस हैं उनको फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका गेट 27 जरूर क्लियर होगा। सिर्फ गेट 27 नहीं, हर टाइप का किसी भी ईयर का जो गेट है आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, राइट। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा गेट एक्चुअल में है क्या। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको पता करना है व्हाट इज गेट, गेट एग्जाम क्या है। क्या इसमें आपको सिर्फ तोते की तरह पढ़ते रहना है या फिर आपको सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहला बच्चों, जो गेट का सिलेबस है देखने में छोटा लगता है बट वो वास्ट सिलेबस है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कॉर्नर आपकी स्टडीज का छूट ही जाता है, और जिसकी वजह से अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस जाते हो। अब इस वास्ट सिलेबस से बाहर कैसे निकलना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसके भी ट्रिक्स हैं। देन हाई कंपटीशन याद रखना है, चाहे किसी भी साल में आप गेट का एग्जाम दोगे। मैंने एग्जाम दिया था अराउंड 2013 या 14 के अराउंड, उस टाइम पर भी हाई कंपटीशन था। अब 2027 का देने वाले हो आप और 2026 का आप जिन्होंने दिया है उनको पता है कि उस टाइम पर भी कंपटीशन हाई ही था। अब जो नेक्स्ट ईयर्स के पेपर्स आएंगे उनमें भी कंपटीशन हाई ही रहेगा। तो सबसे पहला आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना है गेट एग्जाम इजी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी नहीं होता है, बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लो। अगर आप इजी लेकर चल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इस बैच में बच्चों हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उस टॉपिक के साथ साथ आपको जितना हो सके डीपीपीज दिए जाएं, राइट। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाए जाएं, टॉपिक के साथ साथ ही सॉल्व करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे टॉपिक बेस पर, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम
प्रैक्टिस करनी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की अगर कोई की है वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। डजंट मैटर अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, तोते की तरह रट लिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं, बट अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो हम स्टार्टिंग से ही ये फोकस रखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी क्या करवाई जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए। तो हम प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देंगे। देन लिमिटेड टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के क्या होंगे, कॉलेजेस होंगे, तो उनको माइंड में बर्डन रहता है कि हमें पूरा दिन कॉलेज में स्टडी करना है, देन हमें गेट के लिए भी अलग से प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। उसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो रहेगा लिमिटेड टाइम के लिए। अब क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जो बच्चे एंड में आते हैं, भागम भाग करके सोचते हैं कि हम किसी के शॉर्ट नोट से पढ़ लेंगे, हम क्रैश कोर्स से पढ़ लेंगे, हम इससे पढ़ लेंगे, उससे पढ़ लेंगे, उनका गेट क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अब क्योंकि हमारे पास पूरा 1 साल है, हमारे पास टाइम बहुत सही है, तो उस टाइम को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और लिमिटेड टाइम में सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हम सिलेबस को कवर करें। क्या करें, सिलेबस को कवर करें। एक बार हमारा सिलेबस कवर हो गया, देन हमारा क्या चलेगा, रिवीजन। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर आप कोर्स के बीच में ज्वाइन करो या फिर आप कोर्स के एंड में ज्वाइन करो या फिर आप कोर्स के स्टार्टिंग में ज्वाइन करो। देखो पैटर्न हमारा यही रहेगा, सिलेबस कवर करवाएंगे पहले, ठीक है, 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में चलती रहेगी, राइट। तो ये आपका रहना चाहिए। कुछ बच्चे बाद में आते हैं, कहते हैं मैम स्टार्टिंग से पढ़ा दो, हमें ब्रीफली पढ़ा दो। ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों। मैं कोई पपेट तो हूं नहीं, मैं भी इंसान हूं, इतना नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको एग्जाम के मूड के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि एग्जाम में आपका ये नहीं देखा जाता है आपने 2 महीने पढ़ा, चलो 2 महीने के बेस पे इसका क्रैक कर दें एग्जाम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये विल पावर और कंसिस्टेंसी के ऊपर होता है। तो आपको लिमिटेड टाइम, 1 साल दिया हुआ है, 1 साल को स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, जिसकी वजह से आपका जो गेट एग्जाम है वो डेफिनेटली क्रैक होगा, राइट। तो जैसे मैंने बोला, अभी से मेरे साथ जुड़िए। हम जो क्लासेस लेंगे डेली वाइज, उसमें सिलेबस कवर कीजिए अपना, एंड देन फिर जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ, आपको एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आपने एक क्लास अटेंड की, फिर आपने सोचा चलो ठीक है आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं थक गया हूं तो मैं 1 हफ्ते बाद देख लूंगा, ऐसा नहीं करना है। 1 घंटे की क्लास है यार, आप कर सकते हो आराम से, राइट। रील्स देखने की जगह आप क्या कर लो, 1 घंटे की क्लास अटेंड कर लो। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा ही तो होगा, कुछ बुरा थोड़ी ना होगा। तो इसलिए आपको ये जो क्लासेस हैं डेली वाइज अटेंड करनी है, राइट। और जो रिवीजन है, जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी तो उसमें ये नहीं होना चाहिए मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप उसमें भूल जा रहे हो। आप उसमें अटेंटिव होने चाहिए, तभी मेरे पढ़ाने का भी फायदा रहेगा, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैटर्स मोर देन रैंडम हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि आपने मोटी मोटी किताबें अपने पास रख ली हैं, उन्हें पढ़े जा रहे हो, बट क्या पढ़ रहे हो दिमाग को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्मार्टली स्टडी करना है, राइट। आपको रैंडमली हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि जब आप रैंडम हार्ड वर्क करते हो तो उसके एफर्ट्स, उसके रिजल्ट्स जो है उस एफर्ट के कुछ भी निकल कर नहीं आते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करके, यूज करके गेट को क्रैक करना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रही हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपके कुछ वीक पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे लगते हैं जहां पर आप लैग कर जाते हो, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो सबसे पहले आपकी चैलेंजेस आते हैं वो ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में रोट लर्निंग करते हैं। क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स में कैरालिटी होती है,
ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ लिया कायरलिटी क्या होती है, बट बच्चों को पता ही नहीं कायरलिटी होती क्या है। तो ये होती है आपकी रोट लर्निंग। आपने डेफिनेशन याद कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, आपको यही नहीं पता है शुगर क्या होती है। आपने ये याद कर लिया प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, बट आपको यही नहीं पता है पॉलीसेक्राइड्स क्या होते, सॉरी पॉलीमर्स होते हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि पॉलीमर क्या होते हैं। तो बच्चों इस रोट लर्निंग से आपको बचना है, राइट। रोट लर्निंग नहीं करनी है, किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे की जो रियल एक कहानी है वो आपको समझनी है। तो जब भी हम क्लास अटेंड करेंगे आप लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, उसी टाइम उसको क्लियर करो, जिससे आपकी रोट लर्निंग ना हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, राइट। अब आपको एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, स्कैटर्ड रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ते हैं। एक टॉपिक के लिए 10 टीचर सेलेक्ट कर रखे हैं उन्होंने। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा होता है ये, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। तो आपके जो स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं उनको आपको कॉम्पैक्ट करना है। 10 में से आप उसे 4 पे लिख कर आइए। 4 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे हो सकता है कि मैं फूड टेक पढ़ा रही हूँ, राइट, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो आपको 4 टीचर रखने हैं। अगर आपको मेरे से फूड टेक समझ में आ रहा है और माइक्रोबायोलॉजी किसी और टीचर से समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप उससे पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरे से माइक्रोबायोलॉजी समझ में आ रहा है बट फूड टेक किसी और से समझ में आ रहा है, ठीक है, आप उसको रख लीजिए। तो आपको सब्जेक्ट वाइज एक पर्टिकुलर मेंटर रखना है, राइट। एक तरह से ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपने 10 टीचर रख लिए हैं, ऐसा नहीं करना है, ओके। तो एक क्लियर प्लान बनाना है, स्कैटर्ड माइंड से नहीं स्टडी करना है। नेक्स्ट आती है डिफिकल्टी इन अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू क्वेश्चंस। ये इसीलिए होता है जब आप रोट लर्निंग करते हो, जब आप रट्टा मारते हो, किसी चीज को जस्ट रट लेते हो, उस चक्कर में जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आते हैं, आपको वर्ड्स के मीनिंग ही समझ में नहीं आते हैं कि एग्जामिनर यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है। तो मोस्टली बच्चे तो यही फंसे रहते हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करें जब हमारे पास क्वेश्चंस आए। तो आपको ध्यान रखना है कि रोट लर्निंग की वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स भी हिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुअर टेस्ट परफॉर्मेंस डिस्पाइट स्टडीइंग। अब बच्चों आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फेस करते हैं ये चीज, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। तो बच्चों इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं बट उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से जब वो टेस्ट देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या आती है, लो आती है, राइट। तो ये हर किसी के साथ होता है, किसी को भी फर्स्ट टाइम में हो सकता है नहीं कॉन्सेप्ट समझ, बहुत जीनियस ही होते हैं जिनको एक ही बार में समझ में आ गया, ओके ठीक है ये ऐसे बोलना चाह रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं यहीं पर फंस जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, आप रोट लर्निंग करते हो। क्या करते हो, रोट लर्निंग करते हो। जैसे एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का, आपने सारा पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स आर दिस आर दे आर ऑफ दिस टाइप, देयर इज दिस एग्जांपल, ये आपने सारा क्या कर लिया, पढ़ लिया, रट लिया आपने। बट जब आपसे पूछा गया लैक्टोज डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड, भूल गए। जब क्वेश्चंस में आपको आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड, आपको ऑप्शंस दिए गए, आप फ्रक्टोज करके आ गए। तो इसकी वजह से आपका होता है आप अच्छे से अटेंटिव माइंड होके नहीं पढ़ते हो। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, और यही चैलेंजेस से आपको बचाने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर आप एफर्ट कर रहे हो बट आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एफर्ट कर रहे हो बट डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या बनाती है, फ्रस्ट्रेशन बनाती है। क्या बनाती है, फ्रस्ट्रेशन, जिसकी वजह से एग्जाम में फेल हो जाते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन, मुझे पता है अभी आप सब में बहुत ज्यादा जोश होगा कि मैं गेट को बेटर स्कोर करूंगा, टॉपर बनूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, बट ये जो आपका जोश है ये बीच में आकर 1-2 महीने जैसे ही आपके थोड़े से बोरिंग से टॉपिक शुरू हो जाते हैं, जैसे प्रोसेसिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आपका ये जो जोश है ये डाउन जाने लगता है। जैसे आपको लगता है कि टीचर जो है
बहुत स्लो पढ़ा रहा है, आपका जोश जो है डाउन चला जाता है। तो बच्चों ये जो आपका जोश है ना, ये आपको पूरे साल बरकरार रखना है। अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो कोशिश करो, जितना आप अपने एफर्ट दे सकते हो दो, क्योंकि उसी की वजह से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर होगा। गेट आपका इसीलिए क्रैक हो पाएगा क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने मूड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। गेट आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलता है कि ओ इस बच्चे ने 2 महीने पढ़ा था पर 2 महीने क्या हो गया, इसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। नहीं, जब एग्जाम आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो भाई? आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये लेक्चर अटेंड करना है तो करना है। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। तो ये जो आपका जोश है, जो अभी स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है, ये आपका एंड तक रहना चाहिए, राइट? सो दैट आप एंड में ये ना बोलो कि मैम ने यार इतने सारे लेक्चर ले लिए बट हमें समझ में कुछ नहीं आया, मुझे एंड के लेक्चर समझ में आ गए बट स्टार्टिंग के लेक्चर भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ये जो आपके लेक्चर्स चलेंगे इसमें आपको टाइम टू टाइम अटेंटिव रहना है। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आपको पूछने हैं और जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी डिस्कस करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये मेरे बारे में है, मैं ये पिनाका 27 क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बेसिक चीज, मेरा एक फंडा रहता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको टॉप नॉच टाइप का नॉलेज दूं, मैं चाहती हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हों, राइट? तो सबसे पहला जो मेरा फोकस रहेगा आपको पढ़ाने में, आपके जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेसिक्स हैं उनको बढ़िया करना, राइट? तो जो फंडामेंटल्स रहेंगे, जैसे हम फूड टेक में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या उसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको मैं पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मेरे तरफ से तो पूरा 100% रहेगा, आपको भी समझने के लिए 100% एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें मेरा पर्पस कि आपकी जो गेट थिंकिंग है उसको डेवलप करना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कॉलेज वे में सोचते हैं या फिर स्कूल वे में सोचते हैं या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे कनेक्ट करके सोचते हैं। नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन और आपकी जो कॉलेज एग्जाम की जर्नी होती है दोनों में फर्क होता है, दोनों का करिकुलम डिफरेंट है। इसलिए आपकी जो गेट थिंकिंग है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको बोलूं कि बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं आपके एमएसक्यूज आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आते हैं, या फिर इस टॉपिक से दोनों टाइप से आ सकते हैं, तो आपको वो ध्यान में लेकर चलना है। अगर मैम ऐसा बता रही हैं सो मींस इट इज पॉसिबल। तो इस टाइप से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है अलाइन करनी है गेट थिंकिंग के साथ, राइट? नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड पाथ टिल एग्जाम डे। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 2 महीने पढ़ते हैं, थर्ड मंथ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो उसके लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बट आप ये भी मत सोचो कि सारा काम मैं ही करती रहूंगी, मैं आपको पूरा टाइम मोटिवेट भी नहीं कर सकती हूँ, आपको अंदर से भी मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रख लो बच्चों, जो एक्शंस हैं वो मोटिवेशन लेकर आते हैं, जो मोटिवेशन है वो एक्शन लेकर नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी दूसरा टॉपिक पढ़ने की। लेकिन अगर आप सोचते ही रहोगे कि हाँ ठीक है, अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया तो मैं दूसरा पढ़ूंगा फिर तीसरा पढ़ूंगा, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, वो सरासर गलतफहमी है आपकी। ठीक है, तो मेरे बैच का जो फोकस है वो यही रहेगा, आपके फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स जो हैं क्लियर हो, आपकी गेट थिंकिंग जो है डेवलप हो, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो ये सारी चीजें कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, और आप फ्रस्ट्रेट या फिर डाइवर्ट ना हो अपने पाथ से, उस चीज पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बैच है क्लैरिटी पर फोकस्ड रहेगा, कॉन्फिडेंस पर फोकस रहेगा एंड कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी, हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, रैंडमली ऐसा नहीं है एक लेक्चर अटेंड किया फिर 10 लेक्चर पर जंप मार दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, सबके नोट्स बनाने हैं, सबके जो डीपीपीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो सारे अटेंड करने हैं, तब जाके हमें लेक्चर टू लेक्चर आपको स्टडी करना है, रैंडमली आपको स्टडी नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट आता है अब हमारा कि आपका इस बैच में आपको दिया क्या जाएगा।
तो सबसे पहले बच्चों गुड न्यूज ये है आपके लिए कि ये कोर्स जो है पूरा का पूरा फ्री है। मैं आपको यूट्यूब लेक्चर्स दूंगी। तो इसमें आपका क्या रहेगा, फुल टाइम ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। आपके जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। अब इसका मेरा रीजन है, जब मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाती हूँ या फिर ऑनलाइन भी मैं आपके लेक्चर्स लेती हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एडमिशन्स ले लेते हैं, ठीक है, बट वो क्लास अटेंड करने नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो वो टायर्ड होते हैं, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, एक बर्डन की तरह लेते हैं कि ओ शिट हमने पैसे लगा दिए हैं तो अब हम एक काम करते हैं ऑनलाइन चले जाते हैं। तो बच्चों इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए यूट्यूब लेक्चर्स रखे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। 5 से 6 बजे, कई बार 7 बजे वो घर वापस आ रहे हैं, फिर नहीं मूड होता है पढ़ने का, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने का मूड नहीं होता है। बट बच्चा क्योंकि आपने एग्जाम सेलेक्ट किया हुआ है, आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेन लेना होगा, राइट। बट उस पेन को कम करने के लिए मैंने क्या किया है, यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेंगे। और आपके स्टार्ट होंगे ये 8 बजे के बाद। कब से? 8 बजे के बाद। सो दैट कि अगर आप 6 बजे भी अपने घर पहुंचते हो तो आप 2 घंटे रेस्ट करो, डिनर करना है डिनर कर लो, चाय पीनी है चाय पी लो। 8 बजे के बाद आप बैठ जाओ ये लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। 1 से 2 घंटा आप ये लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा इससे रिलेटेड जो PYQs हैं उनको सॉल्व करो। कितना हो गया? 2 से 3 घंटे हो गए, राइट। आपने नोट्स बना लिए, लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए, PYQs कर लिए, आपका काम हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक लेक्चर का आपका ये करिकुलम रहेगा। ऐसे ही आपके सारे लेक्चर्स के करिकुलम होने चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। तो आपकी क्लासेस जो हैं आपको मिला करेंगी 8 बजे से, सो दैट आप कंफर्टेबली अकॉर्डिंग टू यू पढ़ सको। मेरे अकॉर्डिंग ना पढ़ो, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सको, ठीक है, और फोर्सफुली ना पढ़ो। हाँ, आपके जो डाउट्स होंगे आप मुझे वहां बता दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। मैं आपका एक डाउट सेशन जो है लाइव रख लूंगी, या फिर जब आपको फील होगा कि मेरे बहुत सारे डाउट्स हो गए तो हम एक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन कर लेंगे, सो दैट आपके कोई भी डाउट्स ना रहें। हो सके अगर मैं एक्टिव रहूंगी तो मैं यूट्यूब पर ही आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। बट आपको पैनिक नहीं होना है कि मैम आंसर नहीं करनी है, इसका मतलब मैम पता नहीं क्यों नहीं आंसर कर रही है, करना नहीं चाहती हैं, ये सब नहीं सोचने। आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जब मुझे टाइम मिलेगा, अगर मैं एक्टिव होंगी उस टाइम पे, तो मैं आपको उसी टाइम उन क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूंगी। अब इसमें आपको क्लासेस कौन कौन सी मिलेंगी? फूड टेक की, माइक्रो की, बायोकेमिस्ट्री की और केमिस्ट्री की, ठीक है। ध्यान रखना है केमिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ने ही बैठ जाना है। ये 12th बेस्ड 11-12 बेस्ड आपका एग्जाम होता है, तो हम इसको ऑप्शनल लेकर चलेंगे, बट इसका भी डीपली स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही आपके बायोकेमिस्ट्री में चलेंगे, माइक्रो में चलेंगे और आपके फूड टेक में चलेंगे। तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये आता है। ओ सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, ये ऑप्शनल नहीं है भाई, ये तो कंपलसरी है, ये आपका कंपलसरी है। ऑप्शनल तो आपके मास्टर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पीपीटी में गड़बड़ कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है केमिस्ट्री आपको क्यों दिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गेट का लाइफ साइंसेस का पेपर है तो हमें केमिस्ट्री दिया क्यों हुआ है। तो बच्चों जैसे मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री आपका बेस है। फूड टेक में अगर आप देखोगे वहां पर भी आपकी केमिस्ट्री यूज होगी। बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी केमिस्ट्री है तो इसमें भी केमिस्ट्री यूज होगी। माइक्रोबायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री यूज होगी। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री जो है कंपलसरी दिया हुआ है करने के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हम कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। नेक्स्ट आ जाता है, हम गेट एक्सेल सिलेबस कवरेज करेंगे। जितना लाइफ साइंसेस का हमारा सिलेबस होगा हम उसे कवर करेंगे, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, सिलेबस कवरेज से आपका गेट क्रैक नहीं होगा। सिलेबस कवरेज इज गुड, इसका मतलब आपको पूरे सिलेबस का नॉलेज है, बट उसमें से अगर आपने बेस्ट 70 to 80% अगर अपना जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अच्छे से उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आपका गेट होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको सिलेबस यहाँ कवर करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट टीचिंग अप्रोच। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सबसे पहले आपके बेसिक्स ही क्लियर करवाए जाएंगे, तभी हम मेन टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे होगी पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिस। इसमें बच्चों आपको पीवाईक्यूज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्विज मिले, राइट, यूट्यूब पर ही, या फिर आपको पीवाईक्यू बेस्ड पर्सनली पीडीएफ्स मिले, सो दैट कि आप जो हैं उनको नॉर्मली अपने कंफर्टेबल रूटीन के अकॉर्डिंग कर सको, बट आपको करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी, प्रैक्टिस की भी, लर्निंग के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये भी आपको फ्री मिलेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड डाउट सेशंस। ये भी आपको फ्री ही मिलेंगे। तो जितना इस कोर्स में है आपको सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलेगा, राइट। अब बात आ जाती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल देखो बच्चों, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें, मुझे नहीं लगता 500 से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि 500 से भी आपका कम में आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाए। बट हाँ, उसमें कंडीशन रहेंगी, आपके पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें मेरी मजबूरी है, मैं आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ नहीं दे सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको ऑफलाइन चाहिए, अगर किसी का मन है कि उनको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको हो सकता है कॉस्ट देनी पड़े। तो यहां पर सिर्फ आपकी जो कॉस्ट जाएगी वो स्टडी मटेरियल की जाएगी और किसी चीज की नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपको चाहिए वो सारा का सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। कहां पे, यूट्यूब पे। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, सो दैट कि आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़े, सारे के सारे जितने चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीटली स्टडी करें और आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम बच्चों कि ये जो बैच है ये आप बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, उनको अंडरस्टैंड भी करना है। इसमें आप अपनी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो। जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स होती है आपकी, वो इंप्रूव होंगी। आपको यहाँ पे जो रियल एग्जाम टेम्परामेंट होता है वो मिलेगा। आप विदाउट पैनिक रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप पैनिक नहीं होगे। पैनिक वही होते हैं जो रट्टा मारते हैं, चुन चुन के पढ़ते हैं, ये क्लास अटेंड कर ली, ये क्लास अटेंड कर ली, फिर उसके बाद जब वो रिवाइज करने बैठते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जब आप प्रॉपरली पढ़ते हो और बढ़िया से रिवाइज करते हो तो आप पैनिक भी नहीं होते हो। तो यही मेरा भी पर्पस है कि आपको पैनिक मोड तक नहीं ले जाना है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन दैट कन्वर्ट्स इनटू परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ, अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो उसमें ना आपका फायदा है ना मेरा फायदा है, दोनों का नुकसान है। तो फोकस यही रहेगा कि जो आपको पढ़ाया जाए उसमें से क्वेश्चंस आए और वो आप अच्छे से सॉल्व करो। अब कौन इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में घूम रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो कंफ्यूजन में सारी कोई ना कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर ली होगी, उन्हें खुद नहीं पता होगा वो क्या कर रहे हैं। तो अब ये बैच कौन ज्वाइन कर सकता है? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, इसमें बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए बैच परफेक्ट है, राइट। जो गेट रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी 1 या 2 बार गेट दे चुके हैं, उनके लिए परफेक्ट है। जिनको रैंक अपनी इंप्रूव करनी है, वो बच्चे जिनको आईआईटीज में जाना है, आईआईसी बेंगलोर जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है या फिर पीएचडी करनी है, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए परफेक्ट है ये। जो गेट के लिए सीरियस हैं कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही करना है, उन्हें अच्छा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना, जैसे मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए उनके लिए भी ये बैच बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर गेट आपके लिए मैटर करता है, अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम क्रैक करके मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, तो ये बैच
आपके लिए है, उनके लिए नहीं है जिनको शॉर्टकट चाहिए। बच्चों, शॉर्टकट से किसी का भला नहीं होता है। शॉर्टकट पर आपको फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपको अगर लगता है कि गेट एग्जाम क्लियर करके आपकी फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, तो ये बैच जो है वो आप लोगों के लिए है। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जो अभी तक कंफ्यूज हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपकी यहां पर गेट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब आपने गेट को अगर ड्रीम बना लिया है तो इस बैच के थ्रू एक रोड मैप जो है वो आपको मिलेगा, और आप बढ़िया स्मार्टली प्रिपेयर करके, कंसिस्टेंट रह के, अच्छा स्कोर जो है अपना ड्रीम बना के गेट को क्रैक कर सकते हो। तो इस साल की जर्नी जो है वो हम अभी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मेरी इस जर्नी में, मेरी भी जर्नी है, आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत तैयारी करूंगी। ऑब्वियसली मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा आप बच्चों को समझाने के लिए, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दे सकूं, अच्छे से अच्छे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकूं, तो मेरी जर्नी के साथ साथ आपकी जर्नी भी बेटर हो, ये मैं इस साल के लिए कामना करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि गेट करना है या नहीं करना है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मेरा लिंक होगा, आप चाहे लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाह रहे हो वहां कनेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाह रहे हो वहां कनेक्ट कर लो, यूट्यूब पे कनेक्ट करना चाह रहे हो वहां कनेक्ट कर लो, इवन मेरी वेबसाइट पेज भी है, आप वेब पेज पर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कनेक्ट करने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आपको कनेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो ये हमने जर्नी शुरू कर दी है। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताना ही भूल गई। ये जो बैच है इसकी क्लासेस आपको कब से मिलने लगेंगी? तो बच्चों, इसकी क्लासेस आपको मिलेंगी 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च से आपके लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पर आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ, बहुत बड़ा टास्क है ये, छोटा टास्क नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो इस टास्क को करते ही नहीं है पूरा साल। सबसे पहले आपको मास्टर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सेकंड, आपके जो मास्टर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है गो थ्रू जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता है फूडटेक में ये भी टॉपिक है, आप मुझे बताओ मैम फूडटेक में ये वाला टॉपिक है जो आपने मिस कर दिया है, तब मजा आता है पढ़ने का। ठीक है, ऐसे मजा नहीं आता है कि मैं ही बताए जा रही हूँ, मैं ही घोट घोट के आपको पिलाए जा रही हूँ, उसमें मजा नहीं आता है। तो आपको भी अटेंटिव रहना है, मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। सो 10 मार्च से आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको अटेंटिव रहना है, टाइम पर अपने जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना है, जो पीवाईक्यूज हैं उनको करना है सॉल्व, एंड देन जो प्रॉपर एक रोड मैप है उसको तैयार करना है। ध्यान रखना बच्चों, जो बच्चे स्मार्टली पढ़ेंगे वही गेट क्रैक करेंगे, और जो स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे, रैंडमली पढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, 10 साल के बाद उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट डरना नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे मन के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है नहीं रह सकता, आपका क्रैक होकर ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों डरना नहीं है, मजे के साथ। एक और चीज में ध्यान ध्यान में आ रही है, आपको बर्डन नहीं लेना है। एक साल पढ़ाने का मेरा पर्पस यही है, आपके ऊपर बर्डन ना आए, आप लोग मजे से पढ़ें। ठीक है, इंजॉय करते हुए पढ़ें, बाद में ऐसा ना लगे ओ शिट यार मैंने कितना बर्डन अपने सर पे ले लिया है, और जब एग्जाम पास में आएगा उस टाइम पे तो आपका माइंड एकदम प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स जो है वो देखना मत भूलना। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताओ और ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में 10th ऑफ मार्च को। तब तक के लिए थैंक यू।